नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से युद्ध की चिंगारी भड़क उठी है। अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और सीधी सैन्य कार्रवाई करते हुए ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स की हैं। यह कार्रवाई होर्मुज जल डमरू मध्य में 3 अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के महज कुछ घंटों के बाद की गई। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने दक्षिणी ईरान में स्थित सैन्य ठिकानों और बंदरगाहों को अपना निशाना बनाया है, जिससे पूरा इलाका दहल उठा है। जवाब में ईरान ने भी खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ सीज फायर खत्म हो गया है। ट्रंप ने कहा कि वो अब ईरान के साथ डील नहीं चाहते हैं। जवाब में ईरान ने ट्रंप की धमकियों पर पलटवार किया है। ईरानी सेना के सीनियर कमांडर रियर एडमिरल हबीबुल्लाह सैयारी ने कहा कि अगर अमेरिका नौसेना हमारे तटों पर उतरती है तो हम उस जगह को जहन्नुम बना देंगे। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि पूरी दुनिया जिस तरीके से इस युद्ध के रुकने की उम्मीद कर रही थी, वो उम्मीद अब बारूद के ढेर में कहीं गुम हो चुकी है। और स्थिति यह है कि दुनिया एक बार फिर से ईंधन के बड़े संकट के मुहाने पर जाकर के खड़ी हो गई। अमेरिका जिस तरीके की युद्ध नीति अपना रहा है, उससे ऐसा लगता है कि अमेरिका ने अभी तक हथियार बेचने और जिस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में बेचने का कारोबार किया, अब युद्ध अपने आप में युद्ध लड़ना उसकी नई रणनीति है कारोबारी लिहाज से। यह युद्ध का कारोबार है जहां पर अपनी मर्जी से सीज फायर होता है, अपनी मर्जी से सीज फायर खत्म होता है और दुनिया उसका तमाशा देखती है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग फिर से शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप देखिए, हर तरफ आग के शोले हैं, बारूद का गुबार है और जलते हुए वो जहाज हैं जिसमें लाखों टन ईंधन भरा हुआ था। अगर खाली भी थे तो भी ये जहाज किसी देश के थे, कीमती थे। समुद्र में आग लगी है, पानी भी जल रहा है। स्थिति यह है। अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक सैन्य ठिकानों पर विनाशकारी हमले किए हैं। ये अपने आप में इस युद्ध का दूसरा चरण है, जो पहले से कहीं ज्यादा घातक और दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा गहरे संकट में डालने वाला है। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर बमबारी की है। अब ट्रंप आर पार के मूड में दिख रहे हैं। ईरान के डिफेंस सिस्टम तटीय निगरानी रडार को भी नष्ट कर दिया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास मौजूद आईआरजीसी की 60 से अधिक छोटी सैन्य नावों को निशाना बनाया गया है। सैन्य हमलों के साथ अमेरिका ने ईरान पर जनरल लाइसेंस X1 लागू कर दिया है। इसके तहत ईरान की तेल बिक्री पर दी गई विशेष छूट को तत्काल रद्द माना जाएगा। कार्रवाई के चलते कच्चे तेल की कीमतों में 5% का उछाल भी आ गया है, जो अपने आप में बहुत बड़ा होता है। तो इस युद्ध की जो विभीषिका है वो शुरुआत में ही सामने आने लगी है। भारत अपनी तरह से एथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहा है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति बनी है उससे यह समझना अब ज्यादा मुश्किल नहीं है कि यह युद्ध अब न तो निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाला है जल्द, और न ही इस युद्ध के परिणामों के सहारे दुनिया अपना इंतजार कर सकती है। यानी विकल्पों की तलाश तेज होगी। ईरान का पलटवार और मध्य पूर्व में जिस तरीके का तनाव बना हुआ है वो भी अपने आप में बहुत गंभीर मसला है। ऐसा नहीं है कि ईरान ने चुपचाप इस हमले को सह लिया है। ईरान ने पलटवार किया है।
जिस तरीके का यह पलटवार हुआ है उससे यह भी समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं है। ईरान ने बहरीन और कुवैत समेत 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हमलों के बाद बहरीन और कुवैत में हवाई हमले के सायरन बजा दिए गए। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की हिदायत दी गई है। ईरान ने दावा किया है कि उसने कार्रवाई के दौरान अमेरिका का एक MQ-9 रिपर ड्रोन भी मार गिराया। जाहिर सी बात है कि अमेरिका ने जिस तरीके से हमला किया उसका जो ईरान ने जवाब दिया, दोनों ही देश अब एक दूसरे पर विश्वास करने की स्थिति में कतई नहीं है और ये हमले, ये युद्ध लगातार और ज्यादा भीषण होता ही जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर चेतावनी भी दी है। अब डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी क्या है, यह भी हम आपको बताते हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ सीजफायर अब खत्म हो चुका है। ईरान के नेतृत्व को कचरा और बीमार बताया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान के नेताओं को झूठा और बेहद हिंसक भी डोनाल्ड ट्रंप ने करार दिया है। ईरान से बात करना सिर्फ समय की बर्बादी है, यह बात अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ आई है। ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकता, यह भी डोनाल्ड ट्रंप पहले से जानते थे, जिसे अब कहा है। अमेरिका ईरान के पुलों और बुनियादी ढांचे को 1 घंटे के भीतर नेस्तनाबूद कर सकता है, यह चेतावनी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ अब सभी तरह के सीजफायर खत्म हो चुके हैं। जिस तरीके की बातें अब डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, दुनिया के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो बहुत पहले से इस बात को जानते थे। सैटेलाइट की इमेजेस हों या फिर जमीन पर अमेरिकी सेना के उतरने की बात हो या हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी टैक्स वसूली का मामला हो, यह सब कुछ दुनिया देख रही थी, समझ रही थी इस युद्ध के पहले चरण में भी। लेकिन फिर भी एक भरोसा या एक बातचीत की शैली, बातचीत का रास्ता निकले, इस बात का इंतजार भी दुनिया की तरफ से हो रहा था। अब डोनाल्ड ट्रंप वो सारी बातें कह रहे हैं जो बाकी की दुनिया पहले से कह रही थी। ईरान अपनी तरह से अभी भी अड़ा हुआ है और कतई झुकने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी एक तरफ, ट्रंप के बयान पर भी ईरान ने पलटवार किया है। यह पलटवार अमेरिका को ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागर गलिबाफ की तरफ से मिला। ईरान ने कहा है कि धमकी और जबरन वसूली का दौर अब खत्म हो चुका है। हम पराजित लोगों से लड़ने से नहीं डरते, ये ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर पूर्ण नियंत्रण का दावा किया है। अमेरिकी बेड़ा इस समय मौजूद है, लेकिन जिस तरीके की स्थितियां युद्ध की बनी हुई हैं उसमें यह समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि न तो ईरान और न ही अमेरिका दोनों झुकने को नहीं तैयार हैं। दोनों की वफा सिर्फ इस बात से है कि हमारा प्रभुत्व स्थापित हो जाए। ईरान अपनी तरह से एक प्रभुत्ववादी देश था और वो अपनी प्रभुत्व के लिए ही लड़ रहा है। अमेरिका जिस तरीके से दुनिया में अपना दबदबा कायम रखना चाहता है, उसका एक नजारा एक बार फिर से ईरान में दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि इन दोनों के झगड़े में अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर जो प्रभाव पड़ेगा उसका असर पूरी दुनिया झेलेगी। कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। ईरान द्वारा इस मार्ग पर नियंत्रण की चेतावनी से तेल सप्लाई ठप होने का खतरा है। अनिश्चितता के कारण अमेरिका और एशियाई बाजारों में
भारी गिरावट भी देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़ चली हैं। दुनिया भर के निवेशक अपनी मुद्रा को सुरक्षित करने के लिए अमेरिकी डॉलर खरीद रहे हैं, जिससे डॉलर इंडेक्स में मजबूती आ रही है। अमेरिका का मकसद यही था, वो जमीन पर कब्जा करने के लिए नहीं, डॉलर के लिए लड़ता मरता है। और इसके विपरीत विकासशील देशों की मुद्राएं कमजोर होने लगी हैं, जिसका असर दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। यानी अमेरिका अपने डॉलर के सहारे इस दुनिया पर राज करना चाहता है और वहां वो कर भी रहा है। जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं उसमें दुनिया को यह लगता है कि डॉलर्स अगर उसके पास होंगे तो फिर उसकी जो माली हालत है वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल नहीं गुजरता है तो ऐसी स्थिति में दुनिया को अपने ईंधन के लिए डॉलर्स में ही पेमेंट करना होगा, अमेरिका से ही तेल खरीदना होगा, या फिर जो तेल का कारोबार होगा वो डॉलर्स में ही होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के पहले चरण में भी एक कलाकारी कर चुके हैं। वो अमेरिका में जब उनका शेयर बाजार बंद हो रहा होता है और बाकी दुनिया का बाजार खुल रहा होता है, उस समय एक ऐसा बयान देते हैं जिससे दुनिया के बाजार गिरने लगते हैं। इसके बाद जब अमेरिका में दिन चढ़ने वाला होता है, सूरज निकलने वाला होता है और एशियाई बाजार बंद होने वाले होते हैं, उस समय डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आता है और उसके बाद अमेरिका का शेयर बाजार चढ़ जाता है, बाकी दुनिया गोते लगाती है। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी के साथ डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की अर्थव्यवस्था को पहले भी संभालने की कोशिश कर चुके हैं और एक बार फिर वही स्थितियां बनी हैं। अब सवाल इस बात का है कि इस युद्ध का भारत पर सीधा क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। वजह उसकी साफ है कि भारत में पेट्रोल और डीजल आयात ज्यादा होता है, इस लिहाज से यह महंगा हो सकता है, दाम बढ़ सकते हैं। सीएनजी और एलपीजी भी महंगी हो सकती है। अभी जब युद्ध थमा था तो कुछ दाम गिरे थे, खासतौर से कमर्शियल सिलेंडर के, लेकिन एक बार फिर से यह स्थिति बनेगी। भारतीय शेयर बाजारों में भी गिरावट का दौर देखा जा रहा है। डॉलर की मांग बढ़ने की वजह से भारत का रुपया कमजोर हुआ है, कमजोर हो रहा है और आगे चलकर और कमजोर हो सकता है। देश में महंगाई बढ़ने का भी खतरा है। इस लिहाज से हॉर्मुज स्ट्रेट अगर बंद होता है तो भारत का निर्यात भी प्रभावित होगा, क्योंकि ईरान के साथ में भारत तेल आयात करता है, बहुत सारी चीजें निर्यात भी करता है। चाबार प्रोजेक्ट पूरी तरीके से बंद हो सकता है, जो एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और भारत का इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो इस लिहाज से भारत ने इस पूरे इलाके में जो कुछ किया, जो कुछ उसका इन्वेस्टमेंट है, वो इस समय दांव पर है। लेकिन ये किस काम का, अगर अमेरिका अपने डॉलर्स के लिए, अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए दुनिया को ऐसे युद्ध की विभीषिका में झोंकने के लिए एक क्षण भी नहीं सोचता। भारत के सामने अब चुनौती यह है कि आखिर वो किस कूटनीति पर, किस रणनीति पर काम करे कि भारत की अर्थव्यवस्था भी संभली रहे और जो मौका या जो मौजू इस समय दुनिया के सामने है उसमें भारत अपनी तरह से उबर जाए। भारत खाड़ी के प्रमुख देशों के साथ लगातार संपर्क में है ताकि भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित गलियारा सुनिश्चित हो सके। भारत ने अपनी तेल और गैस की आयात निर्भरता को सिर्फ खाड़ी से कम किया है। भारत रूस, ब्राजील, नाइजीरिया, अंगोला, वेनेजुएला और अमेरिका से भी गैस और तेल की खरीद कर रहा है। 25 के बजाय 40 से ज्यादा देशों से अब हमारे देश में ईंधन का आयात हो रहा है। गैस की किल्लत रोकने के लिए आपातकालीन एलएनजी बफर स्टॉक बनाने की भी तैयारी है। हॉर्मुज से गुजरने वाले भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को भी स्कॉट के लिए तैनात किया गया है ताकि ड्रोन हमलों से उन्हें बचाया जा सके।
ये मेजर्स हैं जिसको भारत की तरफ से लिया गया है। भारत इस बात के प्रयास लगातार कर रहा है कि इस युद्ध की वजह से पहले दौर में जिस तरीके के नुकसान भारत को उठाने पड़े हैं या जिस तरीके की एक आपात स्थिति देश के भीतर बनी है, वो इस बार कंट्रोल रहे। ये मौका सिर्फ खबर जानने या युद्ध की तस्वीरें देखने भर से नहीं सुलझेगा। हम एक बार फिर से इस दुनिया के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। अमेरिका और ईरान के युद्ध के चक्रव्यूह में जैसे सारी दुनिया फंसी है, भारत भी एक बार फिर इसमें फंस चुका है। आज कम फंसा है, कल अगर युद्ध और ज्यादा बढ़ता है तो और ज्यादा हम फंसेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि हमें अपनी ईंधन की जो जरूरतें हैं उनको किस तरीके से नियंत्रित करना है, ये इस देश के लोगों को ही सोचना होगा। सरकार अपनी तरफ से जो व्यवस्था कर सकती है वो कर रही है, और ये भी सोचना गलत है कि आज भारतीय जनता पार्टी की या नरेंद्र मोदी की सरकार है या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, कोई XYZ और होता तो वो कुछ और बेहतर कर सकता था या कुछ और विकल्पों पर चले जाते, या हमारे देश में इस तरीके के संकट ना होते। जब इस तरीके की लड़ाइयां होती हैं तब इस तरीके का संकट पैदा होना ही है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और सरकार किसी की भी हो, अगर इस तरीके की युद्ध की विभीषिकाओं में दुनिया फंसेगी तो उसका प्रभाव बाकी दुनिया के साथ साथ भारत पर भी पड़ेगा। भारत को अगर बचना है तो यहां 140 करोड़ के इस देश को, एक एक आदमी को यह सोचना होगा कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को कायम रखने के लिए, खुद को महंगाई से बचाने के लिए किस तरीके के विकल्पों की तरफ जा सकते हैं, किन उपायों को कर सकते हैं ताकि हमारी सेहत पर कम से कम असर पड़े। मॉनसून ने पूरे भारत में तबाही मचाकर रखी है। उत्तर पहाड़ी राज्यों से लेकर दक्षिण के इलाकों तक हर जगह बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बाढ़ आ रही है और भूस्खलन हो रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आपदा है वर्तमान में, जहां 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, गुजरात, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, ये सब बारिश झेल रहे हैं। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं केरल के वायनाड की हैं। आप देखिए कि कितना विभत्स हादसा था, जिस तरीके से जमीन दरकी है, पहाड़ अपनी जगह से हिला है, उसके बाद ये मलबा इतना शक्तिशाली था कि एक पूरा टैंकर इसमें बहता चला गया। ये देश का सबसे कड़वा प्रशासनिक सच है कि एक तरफ आसमान से बरसाती बूंदें आम जनजीवन के लिए हाहाकार बन जाती हैं, दूसरी तरफ भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों के संगठित सिंडिकेट के लिए यह आपदा एक अवसर की तरह काम करती है। प्री मॉनसून नाला सफाई के नाम पर कागजों पर दौड़ते फर्जी ट्रक, कंक्रीट और सीमेंट की जाने वाली मिलावट इस देश में जिस तरीके की स्थिति पैदा कर रही है वो बहुत ही शर्मनाक है। जीपीएस और स्पूफिंग जैसी डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए हर साल जनता की गाढ़ी कमाई के अरबों खरबों रुपए पानी में बह जाते हैं। स्थिति यह हो चुकी है कि शहर दर शहर बाढ़ में गांव डूब जाते हैं। शहर हो या गांव, वो बाढ़ में डूब जाते हैं। पुल ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार की ये मजबूत दीवार पहली बारिश के थपेड़ों को झेलने में नाकाम रहती है। ये तबाही प्राकृतिक कम और प्रशासनिक लापरवाही और संस्थागत भ्रष्टाचार का नतीजा ज्यादा नजर आती है। और आप उम्मीद करते हैं कि आप जिस प्रदेश में, जिस जिले में, जिस शहर में, जिस गांव में तैनात हैं, वहां पर आपने ही जिस तरीके का काम किया है उससे आप बचे रह जाएंगे। असंभव है, असंभव। आप ये यकीन मानिए कि अगर आपकी नियत में खोट है तो वैसी ही खोट दूसरी व्यक्ति के भी नियत में है। और आपका परिवार भी अगर कहीं पे भी रहता है हिंदुस्तान में, किसी भी पुल से गुजरता है, किसी भी शहर में रहता है, किसी फ्लाईओवर से गुजरता है, किसी नदी के किनारे रहता हो, स्थिति वही बनेगी। आप भी, आपका परिवार भी उस बाढ़ से, उस प्राकृतिक आपदा से बच नहीं पाएगा, क्योंकि जैसा आप कर रहे हैं
वैसा ही किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे जिले में कोई दूसरा भी कर रहा है। यही परिपाटी ही बना कर रखी है। अगर हिंदुस्तान में आम लोगों ने, उन जिम्मेदार लोगों ने जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि देश के विकास में अपना योगदान दें, तो यह योगदान सामने दिख रहा है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। बसें धंसी पड़ी हैं, नाले भरे पड़े हैं, दरिया शहरों को निगल रहा है, गांव बच नहीं रहे हैं, पुल ताश के पत्तों की तरह ढह जा रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है। जो फ्लाईओवर अभी 4 दिन पहले बना, जिसका उद्घाटन नहीं हुआ, उसकी जमीनें दरक रही हैं, उसकी चट्टानें दरक रही हैं, उसकी सड़कें धंसी जा रही हैं। यह स्थिति हमारे देश में वर्तमान की है और पहले से चलती चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि यह आज इसी बरसात में हुआ। ये तस्वीरें विभत्स स्थिति, विभीषिका इस बाढ़ और पानी की बताने के लिए पर्याप्त है। सबसे ज्यादा खतरनाक हालात महाराष्ट्र में बने। अरब सागर से जो मॉनसून अंदर आ रहा है, उधर केरल से जो मॉनसून अंदर आ रहा है, वो महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश कर रहा है। भीषण तबाही मची है। 62 लोगों की जान भी जा चुकी है। जलभराव की वजह से 47 से अधिक ट्रेनों का रूट प्रभावित हुआ है, विलंब से चल रही हैं। मुंबई आने वाली कई उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा है। इसके अलावा जलभराव की वजह से प्रसिद्ध अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। नासिक में सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए। कोल्हापुर में पंचगंगा नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान को पार कर चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि इन तस्वीरों को उतारने के लिए हवा में ही ड्रोन के सहारे या किसी इमारत पर चढ़ करके और विजुअल बनाने की स्थिति आई है। जमीन जिस तरीके से पानी से लबालब है, कई कई माले डूबे हुए हैं बहुखंडी इमारतों के। गुजरात में भी हालात खराब हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात के भी हालात बद से बदतर हैं। जिस तरीके की स्थिति गुजरात में बनी है, वो भी अपने आप में हैरान करने वाली है। 11 लोगों की जान गुजरात में गई है इसी बारिश की वजह से। सूरत में पिछले 36 घंटे में 9 लोगों की जान चली गई। आप कल्पना कीजिए कि इस देश में पानी भी कहर बन रहा है। शहर की 5 प्रमुख खाड़ियों में से 4 ओवरफ्लो हो रहे हैं, यानी उनका पानी शहर में घुस रहा है। सूरत के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अमरेली जिले में बाढ़ से किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। उधर युद्ध चल रहा है और इधर बारिश ने तबाही मचाई, फसलें खराब। वलसाड और नवसारी के घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। ये स्थिति ऐसा नहीं है कि केवल महाराष्ट्र या गुजरात के कुछ शहरों में या महाराष्ट्र के कुछ शहरों में है। ये स्थिति हर उस जगह पर है जहां थोड़ा बहुत भी पानी बरस रहा है। उसकी वजह यह है कि हम ऐसे प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने नालियों को इस कदर चोक करके रखते हैं, अतिक्रमण करते हैं कि हमारे शहर में इसी पानी की निकासी के लिए जो नाली, नाला, ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया गया है, उसको हम खुद अपने हाथों से खत्म कर देते हैं। कुछ तो उसके निर्माण कार्य में ही गिरावट रहती है, जो बचता है उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। हम यानी इस देश का आम आदमी। अब चलिए केरल में भी बारिश की वजह से कई लोगों की जान गई है। केरल भी इससे बचा नहीं है। वायनाड में जिस तरीके की स्थिति बनी, वो अपने आप में लोगों को डरा रही है। वीडियो जो सामने आया सीसीटीवी से, वो ये बताने के लिए काफी है कि जिस तरीके से मेपाडी के पास कलाड़ी में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा करके गिरा
उससे ये टैंकर बारिश की वजह से सैकड़ों टन कीचड़, पत्थर और मलबे का सैलाब आ गया और उसकी वजह से एक पुल, चाय की दुकान, कई वाहन, ये सब दबते चले गए। हादसे में 5 श्रमिकों की मौत हुई है, 7 लोग घायल हुए हैं। ये जानलेवा बारिश है। अभी भी ये जानकारी मिल रही है कि मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं। कन्नूर, कोझिकोड और पलक्कड़ जिलों में बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कुन्नूर में वालापट्टनम नदी उफान पर है और बैथूर ब्रिज पूरी तरह पानी में डूब चुका है। वायनाड के मेपाडी के पास कल्लाड़ी में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा करके गिरा और उसकी वजह से सैकड़ों टन मलबा सड़क पर आ गया और उसके बाद जो स्थिति बनी उसको लोग दहशत भरी निगाहों से देख रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि चाहे वो केरल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, अभी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बारिश तो हर साल आती है। हमारी सरकार लगातार किसी की भी हो विकास के दावे करती है, बेहतर नागरिक सुविधाओं की बात करती है। बावजूद इसके एक बारिश हमें तबाह कर जाती है। थोड़ी सी ठंड हमारे लिए आफत बन जाती है। जरा सी गर्मी बढ़ती है तो हमारे देश में त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगता है, पानी की कमी हो जाती है और अभी पानी में हम बह रहे हैं। हर साल ये बारिश आती है, बारिश के बाद तबाही भी आती है। क्यों? इस बात को भी समझिए। शहरों में सड़कों, फुटपाथों और सोसाइटीज का पूरी तरह से कंक्रीट का जंगल तैयार किया गया है। मिट्टी गायब हो चुकी है, जमीन में पानी सोखने की क्षमता बची नहीं। जो बारिश का पानी प्राकृतिक तालाबों, झीलों में जमा होता था वो अब जमा नहीं होता। उन पर बहुमंजिला इमारतें, मॉल और बस्तियां खड़ी हैं। चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई की बाढ़ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत के अधिकांश बड़े शहरों का ड्रेनेज सिस्टम अंग्रेजों के जमाने का है। कई शहरों में आप देखते हैं गहरी सीवर का काम चल रहा है, लेकिन होता हुआ था क्या है, ये सिस्टम 25 से 35 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश को ही झेलने के लिए। ये सिस्टम जब बना था तब आज के मुकाबले केवल 10 से 20% आबादी उस इलाके में हुआ करती थी। आज जो स्थिति है, शहरों पर कितना बोझ बढ़ चुका है, गांवों की आबादी किस तरीके की है, किसी से छिपा नहीं है। और ये व्यवस्थाएं, ये सिस्टम संभालने में विफल है। विभागों में आपसी तालमेल की भी कमी है और इसी का कारण है कि जब बारिश आती है तबाही लाती है। हमारे यहां जब बहुमंजिला इमारतें बनती हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात होती है, जल संचयन की बात होती है। कई सरकारें कई प्रदेशों में ऐसी हैं जहां पर तालाब बढ़ें, सरोवर योजनाएं चलती हैं, तालाब बनाने की बात होती है, पक्के तालाब बनाने की बात होती है, लेकिन वो सब कागजों पर होता है। एक रिपोर्ट जाती है जिसमें बताया जाता है कि यहां तालाब की आवश्यकता है, कागजों पर तालाब खुद जाता है। फिर दूसरी रिपोर्ट आती है कि यहां तालाब की आवश्यकता नहीं है, जनजीवन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा। उस तालाब को पाटने के लिए वापस पैसा दिया जाता है सरकार की तरफ से। जो तालाब खुदा ही नहीं, उसकी खुदाई का भी पैसा लिया, और जो तालाब खुदा नहीं था उसे पाटने का भी पैसा लिया। ये हमारे देश की एक कड़वी सच्चाई है। बाकी आप अपने घर से बाहर निकलिए, कदम रखिए और देखिए कि आपके घर के बाहर जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो नाली है, क्या आपने उसको छोड़ा है? क्या वो पूरी तरीके से साफ है? क्या आपकी कॉलोनी जब बनी तो उसकी लेवलिंग हुई थी? गहरे सीवर का काम, गहरे ड्रेनेज का काम जिन जगहों पर भी चल रहा है, क्या वो बरसात से पहले पूरा हुआ? अब स्थिति यह है कि कई शहर ऐसे हैं पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में, जहां पर इस बरसात से ठीक पहले कल तक में खुदाई कर दी गई है। कहीं वायर डाले जा रहे हैं, कहीं बिजली विभाग अपना काम कर रहा है,
कहीं कुछ और तरीके से सड़कों को खोद डाला गया है। अब जब बरसात आई है, गाड़ियां धसक रही हैं, मिट्टी बह रही है, सड़कें बही जा रही हैं। हर साल बारिश में करोड़ों रुपए बारिश से पहले खर्च किए जाते हैं, बावजूद इसके तबाही आती है। ये जीता जागता भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार कैसे होता है, ये भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। नालों से निकाली गई सिल्ट को डंपिंग यार्ड तक ले जाने के लिए हमारे देश में ठेकेदार ट्रकों की फर्जी फेरियां दिखाते हैं। कागजों पर हजारों टन सिल्ट हटाना दर्ज हो जाता है, लेकिन असल में नाले आधे भी खाली नहीं किए जाते। एक ही साफ किए गए नाले या भरे हुए ट्रक की तस्वीरें बदल बदल कर सरकारी कागजों में, फाइलों में लगा दी जाती हैं और अलग अलग तारीखों पर इसके बिल पास कराने के लिए इन तस्वीरों का इस्तेमाल होता है। रिटेनिंग वॉल, ड्रेनेज पाइप, लाइनों के निर्माण में बेहद घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है जो किसी लायक नहीं होती। मिलावट की वजह से ये पानी के दबाव को झेल नहीं पाते और जरा सी बारिश हुई तो ताश के पत्तों की तरह टूट के बिखर जाते हैं। बड़े सरकारी टेंडर्स में कुछ चुनिंदा ठेकेदार मिलकर सिंडिकेट बनाकर आपस में बोलियां लगाते हैं। रिश्वत के बदले पहले से तय हो जाता है कि किस ठेकेदार को कौन सा काम मिलेगा, कौन इस काम को करेगा। 10 करोड़ के काम का एस्टीमेट जानबूझकर 20 करोड़ का बनाया जाता है। यह हकीकत है। बाद में इसी पैसे को अधिकारियों, ठेकेदारों के बीच कमीशन के रूप में बांट दिया जाता है। अच्छा, 10 करोड़ का काम 20 करोड़ में कर रहे हो, जब कोई प्रशासनिक पुल या सड़क गिरती है तो प्रशासनिक अधिकारी दिखावे के लिए उस ठेकेदार या कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। ये स्थितियां आए दिन की हैं। भ्रष्ट ठेकेदार कुछ ही दिनों में अपने रिश्तेदारों या पार्टनर्स के नाम पर दूसरी कंपनी खड़ी कर लेता है। नई फर्जी कंपनी रजिस्टर कराकर दोबारा करोड़ों रुपए के ठेके हासिल हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना कमा चुका है कि आप उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। वो आपको इतना कमा करके खिला चुका है कि आप उसका नमक का हक अदा करने के लिए इस देश को दांव पर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते। स्थिति यह है कि 10 करोड़ के काम को तुमने 20 करोड़ में किया, तो 10 करोड़ का काम था तो 10 करोड़ तो लगा देते, वो भी नहीं करते। 15 करोड़ का कमीशन बढ़ जाएगा, काम आधा भी नहीं होगा, 50% भी काम नहीं होता है, जिसकी वजह से इस तरीके की स्थितियां बनती हैं। अब मुंबई में कैसे खेल होता है, यह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए हमने जो एविडेंस लिया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2026 की सीएजी रिपोर्ट के जरिए इस पूरे खेल को समझाया है। तो धन्यवाद टाइम्स ऑफ इंडिया का भी है। और अब आप इस घोटाले को समझिए। मुंबई की मीठी नदी सफाई घोटाले में जांच में सामने आया कि ठेकेदार दिन में नालों से जो गाद बाहर निकालते हैं, आप समझिए, जो गाद दिन में बाहर निकाली गई उसे रात में वापस नाले में गिरा दिया जाता है। जब मुंबई जो जागता हुआ शहर है, कभी सोता नहीं है, वहां रात में यह काम होता है। अगले दिन उसी कचरे को दोबारा निकाल कर बिल बना दिया जाता है। फिर नाले की कीचड़ को डंपिंग ग्राउंड तक ले जाने के लिए जिन ट्रकों के नंबर दर्ज किए जाते हैं, ये कैग की रिपोर्ट है, वो जांच में अक्सर स्कूटर, कार या एम्बुलेंस के निकलते हैं। अब आप समझिए, भ्रष्ट सरकारी अधिकारी टेंडर की शर्तें इस तरह से तैयार करते हैं कि ठेका किसी चहेते को ही मिले, मौजूदा संसाधनों से उसकी कंपनी मेल खा जाए। कैग की रिपोर्ट ने उजागर किया है, बीएमसी ने नियमों को ताक पर रखकर करोड़ों के प्रोजेक्ट्स बिना किसी टेंडर के अपने पसंदीदा ठेकेदारों को बांट दिए हैं। कैग ने ऑडिट में यह भी पाया कि नगर निगम के ठेकेदारों को काम का ऑर्डर तो दिया जाता है, लेकिन उनके साथ कोई औपचारिक कानूनी एग्रीमेंट साइन ही नहीं होते हैं। मतलब आप लीगली उनको फंसा भी नहीं सकते। इसका नतीजा यह होता है कि अगर ठेकेदार घटिया काम करे या मानसून से पहले काम अधूरा छोड़ दे, तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई या जुर्माना तक नहीं लग पाता है। आप कल्पना कीजिए कि आप कैसे देश में रह रहे हैं और इस देश को कौन चला रहा है। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर 10,000
सीएजी ऑडिट संपत्तियों पर जो चीजें आई हैं, 3300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में थर्ड पार्टी गुणवत्ता की जांच ही नहीं कराई गई। बीएमसी का बजट कई देशों के बजट से अधिक है, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से हर साल करोड़ों खर्च होने के बावजूद बाढ़ जैसे हालात बनते हैं। बीएमसी पर कब्जा करने के लिए पार्टियां पूरी ताकत झोंक देती हैं। लंबे समय तक वहां शिवसेना का कब्जा रहा, अब भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर है, कांग्रेस भी वहां पर। बावजूद इसके सरकारें किसी की भी रही हो, पार्टियां कोई भी रही हो, ठेकेदार वही हैं। अधिकारी तो कफन दफन के साथ नौकरी में आए हैं। ऊपर बैठा हुआ चाहे वो आईएएस हो और चाहे बीएमसी का चपरासी हो, सबको पता है कट कमीशन सबका है। ये खेल उस मुंबई में जो कभी सोती नहीं, जो हमारे देश की आर्थिक राजधानी है, ये हालात उस मुंबई के हैं। भारत के शहरों में मॉनसून के दौरान आने वाली जल प्रलय प्राकृतिक आपदा से कहीं अधिक एक प्रशासनिक विफलता और संस्थागत भ्रष्टाचार का परिणाम है। हर साल ड्रेनेज अपग्रेडेशन और नाला सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए बजट, कागजी टेंडर्स, घटिया निर्माण सामग्री, तकनीक, धोखाधड़ी की भेंट चढ़ जाता है। बहुत शर्मनाक है। जनता घुटने घुटने पानी में जब डूब रही होती है तो एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए ऐसे जिम्मेदार अधिकारी कागजों पर ऑल क्लियर की फर्जी रिपोर्ट भी तैयार करते हैं, जो सरकार सदन में पेश कर देती है। एबीसी, ईडी और अदालतों को अब इन भ्रष्ट इंजीनियर्स और नगर निगम के आकाओं को उनके दफ्तरों से खींचकर सीधे कानून के कटघरे में खड़ा करना होगा। जब तक पहली बारिश में ढहने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए शीर्ष अधिकारियों और चीफ इंजीनियर्स को जेल नहीं होगी, उनकी संपत्तियों को कुर्क नहीं किया जाएगा, उनके वेतन पेंशन से रिकवरी नहीं की जाएगी, तब तक ये सिंडिकेट टूटेगा नहीं। अब समय आ गया है कि जनता की गाढ़ी कमाई और निर्दोष जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाले इन सफेदपोश अपराधियों को न सिर्फ पकड़ा जाए बल्कि जवाबदेही के धरातल पर इनकी कसौटी कसी जाए, ताकि हमारे शहर इस प्रशासनिक जल प्रलय से मुक्त हो सकें। ये बहुत बड़ी घटना है, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश में एक एग्जाम पास करने के बाद बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इस देश को अपने बाप का माल समझ करके सब कुछ हजम करने में लगे हैं। फिर ऐसे राजनेता हैं, ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं जो ऐसे अधिकारियों को अपनी सरकार चलाने के लिए कमाऊ पूत मानते हैं। किस कीमत पर? हमारी और आपकी जान की कीमत पर। लेकिन पूरे भरोसे से इस बात को कह रहा हूं कि हर चीज का एक दिन होता है। जब अति हो जाती है तो आप किसी भी एयर कंडीशन कमरे में बैठे हो, आप किसी भी किले में बैठे हो, आपने कितना भी धन जमा किया हो, जब जमीन ही आपका साथ छोड़ रही है, जब आसमान ही आप पर गिर रहा है, तो आप जाएंगे कहां? सिर्फ उस दिन का इंतजार कीजिए जिस दिन यह कहर आप पर टूटेगा। जिम्मेदारी आपकी ही है। बाकी भ्रष्टाचार हमारी नसों में खून की तरीके से दौड़ रहा है। इसीलिए इस देश में बहुत कुछ होने के बाद भी इस देश की स्थिति हमेशा दूसरों के दया पर निर्भर रहने की स्थिति बनी रहती है। हम दुनिया के बाजारों को ही देखते रहते हैं। हम पर 100-100, 200 साल, हजार साल कोई भी आक्रांता आकर के शासन करके चला जाता है, क्योंकि हमारी अपनी नीयत, हमारा अपना जज्बा इस देश के लिए नहीं है, सिर्फ अपने लिए है। और मैं हमेशा डूबता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय इंडोनेशिया के दौरे पर हैं और दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री ने भारत और इंडोनेशिया के सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करते हुए इंडोनेशिया के ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर का दौरा किया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 1000 साल पुराने हिंदू मंदिर में पूजा अर्चना की। यह मंदिर त्रिमूर्ति भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडोनेशिया के प्रसिद्ध प्रभुवन मंदिर की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और बड़ी संख्या में अन्य लोग भी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की है और मंदिर में दर्शन पूजन भी किया है। ये सुबयान तो आप देख रहे हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। अब हम आपको ये बताते हैं कि प्रम्बानन मंदिर प्रसिद्ध क्यों है, इसकी विशेषता क्या है। 9वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर परिसर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। इसका सबसे ऊंचा शिखर करीब 47 मीटर का है। 1991 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल भी किया गया। इसकी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व की वजह से इसे वैश्विक पहचान मिली है। मंदिर की ऊंची नुकीली संरचना पत्थरों पर बारीक नक्काशी करके तैयार की गई है। सममित डिजाइन प्राचीन जावानी हिंदू वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। मंदिर की दीवारों पर रामायण और अन्य हिंदू कथाओं के सुंदर शिल्प उकेरे गए हैं, जो उस समय की कला और संस्कृति की आज के दौर में व्याख्या कर रहे हैं। यहां आज भी हिंदू धार्मिक अनुष्ठान ही होते हैं। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाली कंट्री है। इसके अलावा परिसर में नियमित रूप से प्रसिद्ध रामायण बैले का भी मंचन किया जाता है। इसी ऐतिहासिक, धार्मिक और स्थापत्य महत्व की वजह से प्रम्बानन इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में गिना जाता है। ये तस्वीरें एक बार फिर से प्रम्बानन मंदिर विराट, विहंगम और अलौकिकता लिए हुए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के आखिरी दिन पहुंचे और पूजा अर्चना की। विदेश यात्राओं के दौरान कई प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन और पूजा अर्चना उन्होंने की है और जिस तरीके की यहां पर स्थिति बनी उसमें पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है। भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर में नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की थी। जानकी मंदिर नेपाल में ही है। माता सीता यानी जानकी के मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किया। मुक्तिनाथ मंदिर नेपाल भगवान विष्णु के पवित्र धाम के रूप में जाना जाता है, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किया। श्री शिव सुब्रमण्य मंदिर फिजी में है। भगवान मुरुगन यानी कार्तिकेय के मंदिर में दर्शन पूजन उन्होंने किया। BAPS श्री स्वामी नारायण मंदिर UAE में इस मंदिर के उद्घाटन में उन्होंने हिस्सा लिया था और दर्शन पूजन किए थे। तो दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर हिंदू सभ्यता संस्कृति अभी भी जीवंत है। दुनिया में इकलौता हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां पर हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदू बहुलता वाला देश है, लेकिन संविधान में अपनी तरह से परिवर्तन करके इसे सेकुलर और अलग पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष वगैरह वगैरह मुलम्मों को चढ़ाया गया है। हकीकत यही है कि भारत से निकली हुई परंपराएं, भारत से निकली हुई सभ्यताएं दुनिया के कई देशों तक अलग अलग कालखंडों में न सिर्फ प्रचारित प्रसारित हुई हैं बल्कि उनके प्रमाण भी आज तक मौजूद हैं। उदाहरण इंडोनेशिया का ये 9वीं शताब्दी का मंदिर है। इसी तरीके से एक समय ऐसा था जब अफगानिस्तान में बामियान की भव्य विशालकाय प्रतिमा हुआ करती थी, जिसे उस समय आतंकियों ने बारूद से उड़ा दिया था। 2001 की बात है। फिर चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे इंडोनेशिया हो, मॉरिशस हो, माली, जितने भी आपको द्वीप मिलेंगे, इसके साथ साथ कई मुस्लिम देश, UAE जिस तरीके से प्रधानमंत्री वहाँ पर गए अपने दौरे में, उन्होंने इस बात को रखा, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान से वहाँ जाते हैं, वहाँ पर भी एक मंदिर की स्थापना की गई, मंदिर का निर्माण कार्य हुआ। तो ऐसे लगातार भारत की जो सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आस्था है वो दुनिया में भी
बढ़ती जा रही है, ये भी कालखंड की एक सच्चाई है। इसी वजह से और इसी लरस के साथ इस राष्ट्र का बंधन होता है। जरूरत सिर्फ अपने आप को पहचानने की है कि इस राष्ट्र का बंधन होता रहे, इसलिए हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है, वो चाहे संविधान की किताब में, किसी कानून की किताब में लिखी हो या ना लिखी हो। जरूरी यह है कि अपनी जिम्मेदारी को अगर इस देश का नागरिक बेहतर समझ पाएगा तो इस राष्ट्र का बंधन सिर्फ इस राष्ट्र में ही नहीं, दुनिया में भी होता रहेगा। वंदे राष्ट्र।